आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आर्ट और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है? हाँ, ये सवाल आते भी रहता है और इस पे मुझे लगता है कि बात भी करनी चाहिए, खासकर अभी के समय में। तो एक तो है कि जो रिश्ता है जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल इस सेंस में है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स को हम सत्ता का वितरण कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एंड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आर्ट तो उसमें हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिबल, संवेदनाओं का वितरण। तो सत्ता का वितरण और संवेदनाओं का वितरण बहुत ही जुड़ा हुआ है, हम उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। जैसे बिना जब तक हम संवेदनशील नहीं रहेंगे, अनटिल वी आर नॉट वेरी सेंसिबल, तो हम बहुत बढ़िया पॉलिटिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और उसी तरह से जब तक एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, तब तक एक बढ़िया आर्ट का भी क्रिएशन नहीं हो सकता है। तो एक तो है जो इसका चरित्र है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे है। दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पोएट थे गोरख पांडे, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पोएम लिखा है कि कला कला के लिए हो, दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए ना हो, रोटी रोटी के लिए हो, खाने के लिए ना हो। तो अगर हम एक दूसरे सेंस में देखेंगे कि ये बात जब आती है कि आप आर्ट में पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हैं, आप कल्चर में पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हैं, तो फिर वही काम कीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप दीवार बना लीजिए। मतलब मैं आर्ट की बात करता हूँ, आप पॉलिटिक्स की बात कीजिए। आप कोई है जो कल्चर की बात करेगा, कोई किसी के एरिया में इंटरफेयर ना करे, मैं उसके लिए तैयार हूँ कि आप कल्चर के एरिया में रहिए, आप हमारे कल्चर के एरिया में नहीं आए, हम आपके आर्ट के एरिया में नहीं जाएंगे। तो जिस तरह से धर्म के बारे में बात की जाती है, जिस तरह से संस्कृति के बारे में पॉलिटिकल लीडर्स बात करते हैं, अगर वो बात कर सकते हैं तो सवाल ये आता है कि अगर आप बात कर सकते हैं तो हमें भी राइट होना चाहिए आपके संस्कृति के बारे में, आपके धर्म के बारे में, आपके कला के बारे में बात करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जो गोरख पांडे की जो कविता है ये इस बात को बोलते मतलब क्लियरली बताती है कि किस तरह से जो रोटी रोटी के लिए अगर सिर्फ होगा और कला कला के लिए होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। रोटी जो करते खाते हैं उनको भी कला चाहिए, जो कला जो जीते हैं उनको भी रोटी चाहिए। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये नहीं मैं कह सकता हूँ आपको कि ठीक है आप 4 दिन कुणाल है जो 4 दिन पेंटिंग खाएंगे और कोई रोटी खाने वाला रोटी खाएगा। तो इसलिए ये दोनों का जो पूरा ये रिलेशनशिप है आर्ट एंड पॉलिटिक्स का बहुत ही फंडामेंटल है मेरे हिसाब से। और तीसरी बात है, जब हम कोई भी राज्य सत्ता की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, जो पॉलिटिक्स का एक सेंटर हो जाता है और सत्ता का एक केंद्र हो जाता है, तो किसी भी स्टेट को स्टेट रहने के लिए, राज्य को राज्य रहने के लिए वो ज़रूरी करेगा कि कोई रेगुलेशन हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो। और कला को कला रहने के लिए यह ज़रूरी है कि कला है जो उस रेगुलेशन को क्रॉस करे, उस रेगुलेशन जो बाउंड्रीज बनाया गया है सत्ता के द्वारा, समाज के द्वारा, उसको पार करे। और इसलिए हम जानते हैं कि ये जो कंट्राडिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सत्ता और कला के बीच में, वो कंट्राडिक्शन ही बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे है, बहुत ही उसका जेनेसिस में है कि सत्ता को सत्ता में रहने के लिए नियम कानून चाहिए और कला को कला में रहने के लिए नियम कानून को तोड़ना ज़रूरी है। और इसलिए ये जो संघर्ष है कला और राज्य का, वो एक लेवल पे ज़रूरी भी है, उसके जीने के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ स्टेट एंड आर्ट। तो उसके बिना हम ये सवाल अलग करके नहीं देख सकते हैं शायद। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बार बार सवाल आते रहता है कि कला में पॉलिटिक्स क्यों चाहिए, संस्कृति में पॉलिटिक्स क्यों चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि आजकल पूरा पॉलिटिक्स का केंद्र ही संस्कृति है। वो आप धर्म के बारे में बात कीजिए, पोशाक के बारे में बात कीजिए, रिलीजन के बारे में बात कीजिए, कौम के बारे में बात कीजिए, सारा हिस्सा जो है जो संस्कृति का है। तो अगर राजनीति वाली संस्कृति के एरिया में दखलंदाजी कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जो कल्चर और आर्ट करने वाले हैं उनको भी राजनीति पे बोलने का उतना ही हक है। और ऐसे भी हम काट के चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। कोई भी समाज है जो चीज़ों को काट कर नहीं देख सकता कि ये संस्कृति है, ये कला है, ये रोटी है और ये गुलाब है। मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी उस तरह से चलती है और कला उस तरह से चलती है। तो ये जो संबंध है जो बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक तो फंडामेंटल है और दूसरा है कि जिस तरह की हम अभी राजनीति देख रहे हैं, जिस तरह की कला देख रहे हैं, उसमें एक दूसरे को साथ में आना भी ज़रूरी है। आपने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कही कि सत्ता इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बट आर्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एज पर सेंसिबिलिटीज़।
उसको आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे क्या? व्हाट डू यू से व्हेन यू से कि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंसिबिलिटीज? जैसे पहले जो आर्ट और एस्थेटिक्स के बारे में बात हुई है बहुत ही मतलब फ्यूडल सोसाइटी में और ख़ासकर उस मॉडर्न सोसाइटी में भी, तो जब भी आर्ट के बारे में बात होती थी, ब्यूटी के बारे में बात होती थी, तो देयर वाज अ नोशन ऑफ ब्यूटी, सिमेट्री के बारे में बात थी, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बोला जाता था। लेकिन अभी जो नया डिबेट आया है, जो डिबेट काफ़ी खुला हुआ है एंड दोज डिबेट्स आर वेरी इमेंसिपेटरी, तो उसमें है जो हम कला को और एस्थेटिक्स को उस वे में नहीं देखते हैं। अभी कोई नहीं शायद कहेगा हमारे यहाँ कि एस्थेटिक्स का मतलब ब्यूटी होता है। अभी एस्थेटिक्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिबल, संवेदनाओं का वितरण कैसे हो, हम दूसरे के इमोशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, फीलिंग के लेवल पे हम कैसे संवेदनाओं को वितरण कर सकते हैं। तो एस्थेटिक्स का पूरा सवाल ही है जो जस्टिस के सवाल से अलग नहीं है, न्याय के सवाल से अलग नहीं है। इसलिए एस्थेटिक्स का जो परसेप्शन है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो भी चेंज हुआ है। और जो सत्ता के बारे में बता रहा था कि सत्ता को आप कैसे देखेंगे। सत्ता तो एक तो है जो सत्ता है जो स्टेट है, जो सत्ता का केंद्र है, एक सत्ता है जो राज सत्ता चलाती है। लेकिन पावर तो हर एक जगह है, पावर समाज में है, जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ जेंडर का पावर है, हमारे यहाँ क्लास का पावर है, तो बहुत तरह के पावर हैं। इसलिए जब हम बंटवारा करते हैं, जब हम देखने की कोशिश करते हैं, तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। दोनों के बिना हम एक बढ़िया समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, एक बढ़िया देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए संवेदनाओं का वितरण और सत्ता का वितरण दोनों एक साथ जाता है, काफ़ी बढ़िया से एक साथ जाता है। उसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत बार हम अगर धर्म के मामले में जाएं या कला के मामले में जाएं, तो बहुत बार हायरार्की होती है कि ये आपका टेस्ट है, ये हमारा टेस्ट है, हमारा टेस्ट ख़राब है और आपका टेस्ट बढ़िया है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो टेस्ट का निर्माण कैसे हो रहा है, हु इज़ डिसाइडिंग कि किसका टेस्ट बढ़िया है। और इस पे फ्रेंच एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, मतलब थे, वो सोशल थियरिस्ट थे, वो पेरी बोर्दियू करके। उन्होंने फ्रेंच समाज का एक अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि कौन सा समाज है जो किस तरह का टीवी सीरीज़ देखता है, टीवी ओपेरा देखता है। और उससे एक बात होके क्लियर निकल के आई कि कुछ का टेस्ट है जो बहुत ही क्लासिक तरह के म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, बहुत ही अलग तरह का ओपेरा देखना चाहते हैं, और दूसरा का जो है जो टेस्ट है जो अलग है। तो वो टेस्ट है जो बहुत ही डिवाइडेड है, लेकिन उससे उस स्टडी से एक निष्कर्ष निकल के यह आता है कि यह टेस्ट भी है जो क्लास बेस्ड है। माने टेस्ट का ऑलरेडी है जो एक हायरार्की है, उसका एक ऑलरेडी है जो आपका क्या एक्सपोजर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के, जो ड्रेसिंग का मामला हो, खाने का मामला हो, एस्थेटिक्स टेस्ट का मामला हो, ये सब है जो उसका एक लोकेशन से आता है। और लोकेशन बहुत बार हम तय कर देते हैं कि यही है जो टेस्ट का मामला है। जैसे जब हम भारत में बात करते हैं तो कला और संस्कृति का मामला एक मिडिल क्लास डिसाइड कर दिया है। मिडिल क्लासाइजेशन ऑफ कल्चर और आर्ट हो गया है, और मिडिल क्लास डिसाइड करता है कि आपका कला का ये फॉर्मेशन है जो क्या है, कला का फॉर्मुलेशन क्या होगा। तो आप बात करेंगे कि देखेंगे कि भरतनाट्यम, कथकली और जो भी हमारे क्लासिकल डांस है, म्यूजिक है, उसको एस्थेटिक्स लेवल पे बात किया जाता है। उसके बारे में हम कला के बारे में बात करते हैं, उसके सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर किसी किसान का है, जैसे पंजाब में कोई भांगड़ा कर रहा है, बिहार में कोई विदेशिया कर रहा है, महाराष्ट्र में कोई तमाशा कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि हाँ कला तो है, लेकिन उस लेवल का इसमें एस्थेटिक्स नहीं है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? क्लासिकल आर्ट और फोक आर्ट, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। और ये हमेशा हम पाते हैं कि जो क्लासिकल आर्ट फॉलो करता है वो फोक आर्ट फॉलो नहीं करता है, और जो फोक आर्ट फॉलो करते हैं उन्हें शायद पता नहीं कि क्लासिकल आर्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि क्लासिकल और फोक का डिवीज़न हमारे यहाँ एक लेवल पे नया भी है, जो इंडियन नेशनलिज्म, ये जो नेशनलिज्म का पीरियड है उससे आ रहा है, जहाँ पर कि इंडिया के एक मिडिल क्लास को चाहिए था कि एक इस तरह का उसका कला हो जो दिखा सके कि राष्ट्र का भी एक कला होता है, राष्ट्र का भी संस्कृति होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में भरतनाट्यम से लेके क्लासिकल डांस का निर्माण किया जा रहा है, और वो निर्माण हो रहा है, उसमें जो बनाया जा रहा है, जो क्लासिकल डांस लाया जा रहा है, उसमें देखेंगे कि उसका जो अर्ली फॉर्मेट रहा है आइदर बहुत ही पॉपुलर रहा है या उसको इरेजर हुआ है, उसमें वो बहुत सारे एलिमेंट्स हटा के बनाए गए हैं, उसको अलग किए गए हैं। तो उसका जब हम बात करते हैं, कला संस्कृति की बात करते हैं, तो ये होता है कि हम उसको बहुत ही आइडियलाइज कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कला और संस्कृति के लेवल पे भी वायलेंस भर भर के है। वहाँ पे भी वो आप देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक का निर्माण कैसे हुआ है, तो जो भी मुस्लिम उस्ताद थे
जो कि उस समय के बहुत बड़े बढ़िया सिंगर हुआ करते थे, ट्रेनर हुआ करते थे, एक-एक करके उनको काट के अलग किया गया है, हटाया गया है। एक-एक करके उनको हटाया गया है कि इसमें एक शुद्धिकरण हुआ है, एक तरह से प्यूरिफ़िकेशन हुआ है। तो जो एक लेवल पे प्यूरिफ़ाइड करके जो बनाया गया है, उसका एक नाम है जो क्लासिकल डांस म्यूज़िक के लेवल पे हमारे सामने आता है, जिसका एक पूरा एक ब्राह्मणिकल एक सेंसिबिलिटी में बनाया गया है, दैट हैज़ लाइक नो टिपिकल ब्राह्मणिकल एस्थेटिक्स फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कौन है जो प्योर है, कौन है जो इम्प्योर है, और किस तरह से जो भी उस तरह से लोग आते थे दूसरे बैकग्राउंड से, उनको अलग कर दिया गया है। तो ये आप देखेंगे भरतनाट्यम के केस में हुआ है, ये आप देखेंगे क्लासिकल म्यूजिक के केस में हुआ है, कर्नाटिक म्यूजिक के केस में हुआ है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में हुआ है। तो एक-एक करके जो भी लगा कि उनको ये जो जैसे लाउडनेस है, जैसे म्यूजिक में अगर लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस को अलग कर दिया गया है। स्केल है जो इस लेवल पे ही आपको गाना है, उससे ऊपर जाते हैं तो शायद आप स्केल से बाहर जा रहे हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड क्लासिकल। तो एक-एक लेवल पे उसको सब कुछ को एक कोडिफिकेशन किया गया है। तो जब हम बात करते हैं क्लासिकल तो एक मामले में होता है कि बात आती है कि नहीं, क्लासिकल हमारे डांसर सिंगर्स हैं जो ज़्यादा स्किलफुल हैं, उसको स्किल में ज़्यादा ट्रेनिंग है। दूसरी बात होती है कि नहीं, जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वो अलग तरह की वैल्यू है, वो डिवाइन वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यू है। लेकिन शायद ये बात सही नहीं है, ये भी एक परसेप्शन का मामला है, और ये परसेप्शन है जो डिस्कोर्स से बनाया गया है। देखेंगे कि आपके बहुत सारे जो फोक आर्टिस्ट हैं, उनके पास भी बहुत ही रिमार्केबल स्किल्स है, बहुत ही बढ़िया स्किल्स है, बट नॉट नेसेसरली उसका जो वैल्यूएशन होता है वो उसी लेवल पे होता है। उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर आपके फोक डांसर हैं, वो ज़्यादा डांस करते हैं तो और बदनाम हो जाते हैं। अगर कोई शाहरुख खान है, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, एक पोज देंगी तो ब्रांड क्रिएट कर देंगे। लेकिन कोई अगर फोक डांसर है, कोई फोक सिंगर है, अगर एक गाना गाएगा तो और बदनाम हो जाएगा। तो ये बदनामी की संस्कृति, ये कला बदनाम क्यों हो रही है और ये कला का नाम क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए करके बहुत ही फेमस गाना हुआ करता था भोजपुरी रीजन में, मगही रीजन से मैं आता हूँ। लेकिन जब तक वो गाना रहा तब तक कोई भी जो मिडिल क्लास है, जो ना वो गाना गाएगा न गाना सुनेगा, उनको लगेगा कि आप करप्ट उसको कर देंगे। वो सुनेगा गाना, गाना से उसका करप्शन हो जाएगा सोसाइटी का। लेकिन वही समाज के लोग हैं जो मुन्नी बदनाम हुआ पर खूब डांस किए, गाना गाए। तो ये क्या कारण है कि लौंडा बदनाम हुआ तो बदनाम हो जाता है और मुन्नी बदनाम हुई फेमस हो जाता है? तो ये जो लेवल का मामला है, सब कुछ से ज़्यादा मुझे लगता है जो लेवल जो लगा है, सो फॉर मी लाइक नो मोर देन फोक एंड क्लासिकल, इट इज़ अबाउट लेवल। उसका जो इकोनॉमी है, मॉडल है, जो आपको स्टेट पैट्रनेज देता है, जिस तरह का डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है, इसका कोई भी एकदम रिजिड बेसिस नहीं है। नाइदर आप उसके स्किल के बारे में बात कर सकते हैं कि उसका ज़्यादा बढ़िया स्किल है, ना ही आप ये बता सकते हैं कि वो बढ़िया गाते हैं इसलिए वो क्लासिकल हो गए हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, अनलेस यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इन अ बाइनरी ऑफ ब्राह्मण्स। कलाकार ये एक ब्राह्मणिज्म के लेवल पे ले जाते हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पे ले जाते हैं, वही एक जस्टिफिकेशन हो सकता है। नहीं तो मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखता है कि फोक किस लेवल में क्लासिकल से कम है। लेकिन आप फोक को क्या करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के कैटेगरी में रख देंगे कि वो रिचुअल है, वो एक तरह का संस्कृति का पार्ट है, एस्थेटिक्स का पार्ट नहीं। भांगड़ा आप कर सकते हैं, भांगड़ा है या जो भी हमारे यहाँ कृषि प्रधान ये देश रहा है, कृषि प्रधान देश में जो भी संस्कृति बनी है, आप उसको संस्कृति मानने के लिए ही तैयार नहीं। तो हमारे यहाँ जैसे हायरार्की सब जगह है, हायरार्की आप फ्रांस में चले जाइए, हायरार्की यूरोप में चले जाइए, हायरार्की सब जगह है। यहाँ पे क्या है कि ब्राह्मणिकल हायरार्की ने एक इस तरह का हायरार्की क्रिएट किया है जिसमें आप दूसरे को टेस्ट ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो टेस्ट सिर्फ 5% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास है, उन्हीं के पास फंडामेंटल कैपेसिटी है जो एस्थेटिक्स का अनुभव कर सकते हैं, बाकी लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं। तो ये जो हायरार्की है बहुत ही कास्ट बेस्ड सोसाइटी में ही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह हायरार्की नहीं है, लेकिन ये मानना है कि दूसरा लोगों के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल हमारे यहाँ का कंट्राडिक्शन है जो शायद कास्ट सोसाइटी में, जातिगत व्यवस्था में ही हो सकता है। आर्ट जो अगर हम लास्ट 100 साल देखें, अगर सिर्फ उतने ही देखें, तो आर्ट ने क्या अचीव किया पॉलिटिकल होके, अगर उस पर हम डिस्कशन कर पाए तो? मैं तो कहूँगा कि आर्ट जो भी अचीव किया है एक लेवल पे पॉलिटिकल होके ही किया है, क्योंकि वो आप मैं कहूँगा 100 साल के और पीछे जाइए। जैसे कि अगर मान लें कबीर के हम जाते हैं, कबीर के बारे में बात करते हैं, कबीर के पोइट्री के बारे में बात करते हैं, तो कबीर को आर्ट में एक डिस्कोर्स होता है कि कौन लोग बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो टैलेंटेड होते हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जीनियस होते हैं।
तो कभी जो टैलेंटेड क्या होता है, जो रेप्लिकेट कर सकता है, जो अगर कोई एक डांस पीस किया है तो दूसरा आर्टिस्ट हो जाए एग्जैक्ट वे में उसको रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन जीनियस क्या करता है, पूरे लैंग्वेज को ही ब्रेक कर देता है। लैंग्वेज को ब्रेक करके एक नया लैंग्वेज बना देता है, एक नया भाषा का निर्माण कर देता है, पोइट्री का एक नया जॉनरा का निर्माण कर देता है, कला का एक नया निर्माण कर देता है। उस मामले में कबीर जीनियस है, क्योंकि कबीर सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि एक नया पोइट्री लिख रहा है, कबीर है जो पोइट्री को गली गली तक पहुंचा दे रहा है, नुक्कड़ नुक्कड़ तक पहुंचा दे रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि कबीर है जो उस समाज और संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, उनसे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और वो एक मूवमेंट को हम पॉलिटिकल वे में रीड कर सकते हैं कि क्या कारण है कि कबीर है जो राजमहल के लिए नहीं लिखकर, राजाओं के लिए नहीं लिखकर, वो है जो लोकल अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, जो लोग बुनकर समाज हैं, बाकी समाज है, उसके लिए लिख रहा है। और इसलिए है जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। तो एक तो ये रिमार्केबल है। दूसरी बात है कि अगर हम देखें 100 सालों में, अगर यूरोपियन हिस्ट्री भी देखें, इंडियन हिस्ट्री भी देखें, तो जो भी कलाकार हुए हैं, अगर कोई मेजर इंटरवेंशन हुआ है तो सारे आर्टिस्ट हैं जो लगभग पॉलिटिकल रहे हैं। एक हमारे यहाँ बहुत ही फिलोसफर हैं बादियो। तो बादियो का कहना है कि पिछले 100 साल में जितने बड़े बड़े पोइट हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, सब कम्युनिस्ट रहे हैं। अब ये तो बता रहा है कि कम्युनिस्ट क्यों होगा कोई, इसलिए कि 100 साल पहले कम्युनिस्ट मूवमेंट था या इस तरह का मूवमेंट था, तो बता रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका रिलेशनशिप एक रेबेलियन से रहा है, एक कॉमन से उन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया है। एंड दे वर इन डिफेंस ऑफ कॉमन संस्कृति बनाने की कोशिश की है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कला और समाज है घेटवाइज हो जाता है, और ये हमारे यहाँ जाति व्यवस्था में वो ज़्यादा है कि हो सकता है कि कोई जो दलित जाति से आते हैं वो अपना कला का निर्माण कर लिए हैं, उस जाति के लोग अपना कला का निर्माण कर लिए हैं। तो घेटों को कैसे तोड़ा जाए, वो जो घेटो बना हुआ है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो उस घेटो को तोड़े हैं। तो मैं आपको लोकल कलाकारों का एग्जाम्पल दूंगा, 2 कलाकार का एग्जाम्पल दूंगा। एक हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर हुए। तो भिखारी ठाकुर है जो नाई कम्युनिटी से आ रहे हैं, इज कमिंग फ्रॉम बार्बर कम्युनिटी, खुद ही माइग्रेंट लेबरर रहे हैं। कलकत्ता में 30 साल उन्होंने काम किया है। उसके बाद उन्हें भी मन किया कि हम भी नाटक करें। वो कलकत्ता में नाटक देख रहे थे, यात्रा देख रहे थे, अंकिया नाट्य देख रहे थे, तो उनको भी मन किया कि वो नाटक करें। वो आए बिहार में, नाटक करने का काम शुरू किया। तो उनको ऐसा कहा जाता है, एनेक्डोट है, कि उन्होंने रामलीला जैसा कुछ फॉर्मेट उठाया, लेकिन फिर से कुछ अपर कास्ट से ये आया कि आप रामलीला क्यों कर रहे हो, तुम जाओ अपनी जाति का ये करो। तो उन्होंने एक नए तरह का नाटक का निर्माण किया, जो बाद में एक प्ले आया। तो उन्होंने उस समय लौंडा नाच हुआ करता था, तो भिखारी ठाकुर लौंडा नाच का कुछ फॉर्मेट उठाते हैं, और उसके थ्रू विदेशिया जो माइग्रेंट लेबरर्स का जो सवाल था, जो जाते थे कलकत्ता कमाने के लिए, उसी समय है जो कैरेबियन कंट्री बहुत सारे लोग इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में गए, तो उसको समस्या को लेकर उन्होंने एक नाटक किया विदेशिया। विदेशिया इतना पॉपुलर हो गया कि विदेशिया को ही लोग है जो भिखारी ठाकुर को विदेशिया थिएटर के नाम से ही जानने लगे। लेकिन विदेशिया में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो मेरे हिसाब से बहुत ही पॉलिटिकल है। तो पहले हो सकता है कि हर एक जाति का अपना गीत था, हर एक जाति का अपना डांस था, हर एक जाति का अपना एपिक था। भिखारी ठाकुर सारे जाति के गीतों को, डांस को, सबको एक साथ ला रहे हैं, एक साथ लाके एक नए तरह का नाटक का फॉर्मेट दे रहे हैं। और उसमें हो सकता है कि कोई धोबी जाति से थे, कोई नाई जाति से थे, कोई यादव जाति से था, सबका गीत कोई एक साथ, विमेन के सॉन्ग ला रहे हैं, औरतों के गीत ला रहे हैं, सबको लाकर एक साथ लाकर विदेशिया का फॉर्मेट दिया। जो जाति एक साथ बैठती नहीं थी, जो जाति एक साथ कुछ इस तरह के कला शेयर नहीं करती थी, संस्कृति शेयर नहीं करती थी, वो अचानक है जो एक जगह बैठ रही है, नाटक देख रही है, कुछ कुछ कम से कम एस्थेटिक्स शेयर करना शुरू कर दी। तो एक बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल उसका एक कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है कि किस तरह से जातिगत समाज को तोड़ते हुए एक कॉमन संस्कृति का उन्होंने निर्माण किया, और जिससे है कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिली, लेकिन एक लेवल पे एक नए तरह का कला का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही पॉलिटिकल मूवमेंट है। दूसरा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कलाकार हुए हैं, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में देखें तो मेरे हिसाब से गदर करके जो तेलुगु में हुए हैं, तेलुगु के बैलेडियर रहे हैं, सिंगर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके पैरेलल में कोई कलाकार उस तरह से बड़ा हुआ है। वो भी दलित कम्युनिटी से आ रहे हैं। लेकिन उस समय क्या था कि अगर दलित बॉडी अगर परफॉर्मेंस करने आ रही है पब्लिक स्पेस में, तो उसको है जो आपने उस बॉडी को स्टीरियोटाइप कर दिया है कि दलित हैं तो ऐसे ही दिखेंगे, वो ऐसे ही गाने गाएंगे, वो रोते ही रहेंगे। वो आ रहे हैं वहाँ पर दलित बॉडी को या उस तरह की जो भी एक नए तरह का बॉडी लेकर आ रहे हैं, और एक तरह का नए तरह का सेंसिबिलिटी लेके आ रहे हैं, और वहाँ पर एक पॉलिटिकल गीत गा रहे हैं, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी गीत गा रहे हैं, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। उस सत्ता के लिए भी डिस्टर्बिंग है कि यार ये क्या गा रहा है, ऐसा तो इससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था।
और देखेंगे कि उन पे जो उस ग्रुप पे जो वायलेंस हुआ है, हिंसा जो हुआ है, जो भारत में या साउथ एशिया में शायद ही कहीं हुआ है, कि उसके बहुत सारे मैसिव कलाकार 30 प्लस कलाकार मारे जा रहे हैं, मतलब इनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, कभी फ्यूडल लॉर्ड के द्वारा, कभी स्टेट के द्वारा। तो सवाल ये आता है कि आखिर क्या कारण है कि गदर और जन नाट्य मंडली के जो कलाकार थे वो इस तरह के हिंसा फेस कर रहे हैं। जैसे इप्टा भी हमारे यहाँ नाटक किया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का बड़ा योगदान रहा, उन्होंने भी बहुत तरह के प्रोग्रेसिव नाटक किए, लेकिन उन पे अटैक है जो दूसरे तरह का है, इन पे अटैक दूसरे तरह का है। जो बॉडी और जो कम्युनिटी जो कभी उस तरह से फ्रंट पे आके आपको चैलेंज नहीं की है, पॉलिटिकल चैलेंज नहीं की है, जब वो पॉलिटिकल वे में चैलेंज करती है, जो राजनीति लैंग्वेज लाती है, कला और राजनीति को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है, तो अपने आप में ही डेंजरस जोन में चली जाती है और उस पे अटैक है जो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये दो जो कलाकार हैं मेरे हिसाब से, ऐसे तो बहुत सारे कलाकार के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो बहुत ही दो तरह के एग्जाम्पल है। एक है जो एक पूरी तरह से लोक संस्कृति में एक नए तरह का इनपुट्स लेकर, एक नई तरह का संवेदनाओं को लेकर, एक नई तरह का संवेदना का निर्माण कर रहे हैं, कला का निर्माण कर रहे हैं, और जिसके एग्जाम्पल भिखारी ठाकुर हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है जो गदर हैं। और दोनों कलाकार, मैं कहूँगा कि जो भी बड़े कलाकार इस तरह के आए हैं, एक तो बहुत ही डिप्रेस्ड और उस तरह से कहा जाए कि बहुत ही मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आए हैं, और चूँकि उनका एक्सपीरियंस भी अलग रहा है, इसलिए भी वो शायद नए तरह का लैंग्वेज, नए तरह का कला का निर्माण कर पा रहे हैं। और उसमें मैं कबीर को भी रख सकता हूँ कि नए तरह की गीत वही ला सकता है जिसका एक्सपीरियंस अलग हो, नए तरह का ये कला वही दे सकता है जो कि बहुत दूसरे तरह के एक्सपीरियंस से आ रहा है, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहूँगा ये सब कुछ हुआ है इस कारण से हो पाया, चूँकि उनका पूरा एक लेंस भी था देखने का कि समाज को कैसे एक नए तरह का बदलाव दिया जाए, या किस तरह से एक नई तरह की संवेदनाएँ दी जाए। जैसे आपने हमें बताया कि आर्ट कैसे जो लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मली नहीं एंगेज करते, उनको साथ बिठा के, साथ हंसा के, साथ समझा के कुछ कर सकता है। बट अगर आप एग्जाम्पल चले जाएं कि हाँ, लोगों ने अपना आर्ट, बिकॉज उनकी लिव्ड एक्सपीरियंस थी, वो लोगों तक पहुंचाया, पर सत्ता को चैलेंज देने के लिए क्या कंपल्शन बन जाता है, और ये सत्ता के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों हो जाता है? नहीं, वही है, एक तो फंडामेंटल जो मैं शुरू में ही बात कर रहा था कि सत्ता एक है जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है कि जिस तरह से चल रहा है वो चलता रहे, जिस तरह की गतिविधियाँ जो जहाँ पे है वहीं पे रहें, जाति है वहाँ पर तो वहीं पे लोग रहें, समाज जहाँ पे रहे। और ये है कि आर्ट का एक इनहेरेंट नेचर है कि उसको मन करता है, बहुत ही मन, एक कह सकते हैं कि उस तरह की उसका एक डिज़ायर है, हिडन डिज़ायर है। कोई भी कलाकार का एक हिडन डिज़ायर होता है, राइटर का डिज़ायर होता है कि इस बाउंड्री के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है। और ये हिडन डिज़ायर है जो आपका, तो एक तो सत्ता का मामला है जो हम स्टेट के लेवल पे देखते हैं कि वो चाहती है कि इस तरह से कोई नज़र झुका के बाउंड्री के पीछे ना देखे या घुमा के ना देखे, तो उसको मेंटेन करना चाहती है। और ख़ासकर जो भी कलाकार है जो इस तरह का रिस्क लेता है, उसको रिस्क ही लेना कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं जो ऑफकोर्स सत्ता के लिए गीत गाते हैं। हमारे यहाँ तो यशोगान की परंपरा रही है जिसमें लोग सत्ता का ही गान करते रहे हैं। लेकिन कोई अगर हम आर्ट का इनहेरेंट नेचर देखें तो कोई भी बहुत ही कंजर्वेटिव ही आर्ट है, तो एक मोमेंट के बाद अपने को सस्टेन करने के लिए, आपको ज़िंदा रखने के लिए, ज़िंदगी से जुड़ने के लिए उसका एक इनहेरेंट नेचर है कि कुछ इधर उधर तो करेगा ही, उसकी नियति है और उसका नेचर है। तो उसमें है जो फिर है जो उसको उसका प्रेशर भी झेलना पड़ेगा, उसको देखना भी पड़ेगा। तो अभी है, हो सकता है कि अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या दूसरे फॉर्मेट के लिए लेवल पे चला गया है, लेकिन सब समय में हुआ है। तुकाराम की किताबें जलाई गई, बहुत सारे कलाकार हैं जो जला दिए गए, मारे गए, तो ये तो एक लेवल पे नया नहीं है। और दूसरा है कि कौन कला है, जैसे कि बहुत बार फॉर्मेट की भी बात होती है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ खासकर साउथ एशिया में और भारत में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो अटैक हुआ है जो गायकों पे हुआ है। जैसे बहुत सारे पेंटर्स रहे हैं, बहुत तरह के लोग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गायक है जो कुछ अलग कर रहा है अगर अटैक गायक पे ज़्यादा है। और शायद गायक है जो एक कॉमन है, कॉमन का निर्माण शायद ज़्यादा बढ़िया से कर पा रहा है, इसलिए उस पर जब भी आपका एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे अटैक भी आता है। और यही कारण से आप देखेंगे कि जो भी लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो उन पे अटैक ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर थे और या एडिटर थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो शायद आप सेफ़ हैं, लेकिन जिस दिन आप हिंदी में और लोकल भाषा में लिखना शुरू कर देंगे
तब अटैक है जो ज़्यादा बढ़ जाता है। गौरी लंकेश का केस है, जितने भी जो हत्याएँ हुई है और जितने भी जो मेजर अटैक्स हुए हैं हमारे यहाँ, वो उदाहरण है कि उनका जो कनेक्ट है, जो लोकल है, और एक बार आप लोकल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो सत्ता को पता लग जाता है कि आप कुछ तो अलग कर रहे हैं। और ये तो पता है उनको, ये तो समझते हैं, जो भी सत्ता में है समझते हैं। बेसिकली अगर आपने आर्ट को ऑब्जर्व किया है इतने टाइम के लिए, तो ये जो लास्ट समझिए 99 के बाद से लेके 2000 का जो दौर आया है, उसमें जो भी आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ उसने बोला कि आर्ट ओवरऑल इज इन अ डिक्लाइन। तो ये क्यों बोल रहे हैं लोग, और इसका सोशल मीडिया से कुछ लेना देना है क्या? मैं कहूँगा कि ये शायद एक लेवल पे कुछ आर्ट के लिए सही है। जैसे अब वही है कि आप किसको आर्ट मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। और जो जिसका बहुत ही आर्ट को लेकर एक कंजर्वेटिव व्यू है कि इंस्टाग्राम पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है आर्ट के लेवल पे या इमेज के लेवल पे हो रहा है, वो आर्ट नहीं है, तो मानेंगे कि हाँ डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ये भी दौर रहा है जिसमें टिकटॉक पे बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट आए। ये दौर है जिसमें जो आर्टिस्ट नहीं माने जाते थे, हमारे यहाँ तो अगर मैं लोकल संस्कृति का एग्जांपल दूँ, बिहार यूपी से जितने आर्टिस्ट इमर्ज होके आए हैं, ये पूरा मीडिया के कारण एक नया प्लेटफॉर्म बना है जिसमें जो जीवन में कभी आर्टिस्ट बन नहीं सकते थे, वो एक सक्सेस के कारण, मीडिया का थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसके कारण वो लोग आर्टिस्ट बन पाए हैं। तो मुझे लगता है ये परसेप्शन का मामला हो सकता है कि ये आर्ट है। हो सकता है आप बताएं कि हाँ जो क्लासिकल डांस का दौर था या थिएटर का दौर था उसमें डिक्लाइन हुआ है, मेजर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन डिजिटल मीडिया पे देख लें या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख लें, नए तरह का इंटरमीडिया देख लें, तो नए तरह का ओपनिंग हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये शायद मामला है कि आप आर्ट को या चीज़ों को कैसे समझते हैं। मेरे हिसाब से उस तरह का डिक्लाइन मैं नहीं देखता हूँ कि हाँ फॉर्मेट बदल गया है, मीडिया बदल गया है, लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं या इंटरमीडिया में काम कर रहे हैं, बट डिक्लाइन का मामला मुझे तो नहीं दिखता है। अगर कोई आर्ट कंसिडर कर रहा है परस्यू करने के लिए, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसको भारत की कौन सी सोशल रियलिटीज़ पता होनी चाहिए? ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल भी हो जाता है क्योंकि भारत बहुत ही बड़ा एक देश है और सब जगह की सोशल रियलिटी अलग-अलग है, सोसाइटी अलग-अलग है, उनकी अपनी समस्याएँ हैं, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। लेकिन हाँ, जिस भी आप समाज से आ रहे हैं, जिस भी संस्कृति से आप आ रहे हैं, अगर वहाँ की समस्याओं को अगर कहीं पे ला पा रहे हैं, अगर कहीं पे उसको एड्रेस कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और क्या होगा। दैट कैन बी वन फार्मूला, लेकिन इसका कोई फार्मूला भी नहीं हो सकता है कि आप किस तरह से उसको ला सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही है कि मुझे जो लग रहा है कि अभी जो नया जो बदलाव हो रहा है, एक तो है कि जो डिक्लाइन की आप बात कर रहे थे, दूसरा बदलाव हो रहा है कि कुछ-कुछ जो जैसे अभी हिंदुत्व पॉप के बारे में बात कर सकते हैं, जो बहुत ही मेजर लेवल पे आया है। वो कोई भी फेस्टिवल हो, ख़ासकर मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, वहाँ देख सकता हूँ कि जहाँ भी रामनवमी हो या दशहरा का फेस्टिवल हो, सब में भर-भर के एक हिंदुत्व पॉप जैसा म्यूज़िक आ रहा है। अब ये सवाल आता है कि इस तरह का म्यूज़िक क्यों बन रहा है? या इस तरह का वायलेंट म्यूज़िक क्यों बन रहा है? तो एक तो है कि तो अब इस तरह के वायलेंस है जो अगर आपके समाज में इस तरह के वायलेंस आ रहा है आर्ट के लेवल पे, तो आर्ट के लेवल पे जब हम बात करते हैं कि आर्टिस्ट पे अटैक है जो स्पेशल है, जैसे अटैक किसी पे भी हो सकता है अभी, लेकिन आर्टिस्ट पे अटैक स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं कि आर्टिस्ट है कोई बड़ा जीनियस है, कोई बड़ा अलग चीज़ है, लेकिन आर्टिस्ट पे अटैक है जो संवेदनाओं पे अटैक है, सिर्फ बॉडी का मामला नहीं है। जब भी आप किसी आर्टिस्ट पे, कलाकार पे अटैक करते हैं, तो इंटेंशन ये नहीं होता है कि किसी को मार देना या किसी के बॉडी पे अटैक करना। वो फिजिकल इंजरी से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके संवेदनाओं पे जाके उसको अटैक करना। तो इसलिए है जो आर्टिस्ट पे अटैक है जो स्पेशल हो जाता है। लेकिन अगर उस संवेदनाओं के लेवल पे ही अगर हिंसा बन रही है, जैसे म्यूजिक के लेवल पे आपका म्यूजिक ही वायलेंट हो जाए, आपकी कलाएं ही वायलेंट हो जाए, तो आप ऐसे समाज में शायद जा रहे हैं जहाँ पर संवेदनाएं ही, बेसिक जो संवेदनाएं हैं और बेसिक जो सेंसिबिलिटी है वो अपने आप ही वायलेंट होती जा रही है। तो इसका दो पहलू हो सकता है। एक पहलू तो हम अगर इस तरह के म्यूजिक के बारे में बात करें या इस तरह के हिंसा के बारे में बात करें, तो दो पहलू इसका हो सकता है। एक पहलू ये होता है कि एक हमारे यहाँ आइडियलाइजेशन रहा है आर्ट को लेकर कि आर्ट में नहीं हिंसा नहीं होती है, आर्ट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, आर्ट इज़ ऑल अबाउट थेरेपी। दिस इज़ नॉट ट्रू। म्यूजिक का बर्थ ही अगर देखेंगे, म्यूजिक का बर्थ ही में दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वायलेंस एंड सेक्स। उसके बिना आप जो बड़े बड़े म्यूजिक एक्सपेरिमेंट दुनिया में हुए हैं, वो ब्लूज़ के बारे में बात कर लीजिए, जैज़ के बारे में बात कर लीजिए, हमारे यहाँ फर्टिलिटी रिचुअल्स के बारे में बात कर लीजिए, ये दोनों से म्यूजिक और रिचुअल डिस्कनेक्ट नहीं रह सकता है, ना ही आर्ट डिस्कनेक्ट रह सकता है।
तो एक उसका इनहेरेंट नेचर में हम जाते हैं तो उस लेवल पे ये सब है जो की एलिमेंट्स हो जाता है। लेकिन अगर वायलेंस है जो उस लेवल पे जा रही है जहाँ संवेदनाओं को ही एक लेवल पे पूरी तरह से वायलेंट कर दे रही है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जैसे कि हिंदुत्व म्यूजिक जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के म्यूजिक बन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व है जो म्यूजिक बना रहा है, नए तरह का म्यूजिक बना रहा है, जिसमें हिंदुत्व आपको नए तरह का, इस तरह की नए पॉलिटिक्स आ रही है जो नए तरह का म्यूजिक का जन्म दे रही है, नए तरह का म्यूजिक बना रही है जो बहुत ही वायलेंट है, हेटफुल है, एक कम्युनिटी के खिलाफ दंगा भड़का रही है। टू दैट एक्सटेंट कि आप बता सकते हैं कि आपको मस्जिद के सामने जाकर अभी भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक म्यूजिक पीस प्ले कर दीजिए, वायलेंस हो जाएगा। तो एकदम ऑटोमेटेड हो गया है, आप म्यूजिक बजाते जाइए एंड वायलेंस होता जाएगा, इरप्ट होते जाएगा। तो ये जो आर्ट क्रिएट कर रहा है वो ऐसा करप्ट क्यों हो चुका है आपके हिसाब से? हाँ ना, वही मैं कर रहा हूँ कि वही जो करप्ट है उसको आप करप्ट देखेंगे या उसको, जैसे दिक्कत है कि ये है कि एक तो लेवल पे जो देखा जा सकता है कि हाँ एक करप्ट कर रहा है, हिंदुत्व है जो म्यूजिक को करप्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा है कि हो सकता है हिंदुत्व है या इस तरह के जो फोर्सेज हैं जो बहुत ही म्यूजिक को बेसिक लेवल पे ले जा रहे हैं, बेसिक इम्पल्स के लेवल पे ले जा रहे हैं, वो है जो आपको एकदम बॉडी के लेवल पे ले जा रहे हैं, जहाँ पर वो म्यूजिक को भी इंसेंसिटिवाइज कर दे रहे हैं। तो करप्शन शायद सही टर्म नहीं है, मैं बताऊंगा कि उसको सेंसिटिविटी को ही मार दे रहे हैं, उसकी संवेदनाओं को ही मार दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा है कि उस संवेदनाओं का मारना वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस है दैन करप्शन के लेवल पे। लेकिन दूसरा है कि म्यूजिक के थ्रू क्या हो रहा है कि हिंदुत्व को नए एक्सेस मिल रहे हैं। अगर हिंदुत्व इस तरह का म्यूजिक बना रहा है तो म्यूजिक जहाँ हिंदुत्व पहुँच नहीं सकता था, जहाँ ये पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी के लेवल पे पहुँच नहीं सकती थी, वो म्यूजिक के थ्रू उस लेवल पे पहुँच जा रही है, आपकी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे प्ले कर रही है, जो कि शायद म्यूजिक ही कर सकती है। तो ये तो नए तरह का फॉर्मेट बन रहा है, नए तरह का वायलेंस बन रहा है। तो मुझे लगता है जब नए कलाकार आ रहे हैं, जो राइटर आ रहे हैं आर्ट के फील्ड में, संस्कृति के फील्ड में, उनको इन बारीकियों को देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ संस्कृति का स्वरूप कैसे बदल रहा है, उसमें किस तरह की वायलेंस आ रही है। अब वायलेंस रहा है हमारे यहाँ, जैसे जेंडर के लेवल पर आए सेक्सिस्ट सॉन्ग रहे हैं, कास्टिस्ट सॉन्ग रहे हैं। हाँ, हिंदुत्व दूसरे तरह का सॉन्ग दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं रहा है कि म्यूजिक सब बढ़िया बढ़िया रहा है और सॉन्ग सब बढ़िया बढ़िया रहा है। तो ये भी एक तरह का मिसकंसेप्शन ही है। लेकिन हाँ, अभी जो नया जो बन रहा है उसको हम नए तरह के सेंसिबिलिटी कैसे दें, नए तरह का मीनिंग कैसे दें, जो नए तरह का समाज का निर्माण कर सकता है, नए तरह का और आर्ट का निर्माण कर सकता है, एंड परहैप्स दे कैन गिव अस न्यू ओपनिंग इन दैट वे। तो जैसे आपने कहा कि लाइक ये तो डायरेक्टिव हो गया, जैसे नॉर्मली अगर कोई आर्टिस्ट हो तो वो लाइन ऐसे ही बोलेगा कि आप इमेजिन करें कुछ, पर ये जो कर रहे हैं आपको बॉडी के लेवल पे लाके छोड़ रहे हैं कि पत्थर फेंक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, तो एंड दे आर गेटिंग सम ट्रैक्शन और कुछ तरह का सक्सेस एक मिल रहा है। तो इस पे अगर हम बात कर सके कि आपको क्यों लगता है कि ये जो बॉडी के लेवल पे लाके छोड़ देता है जो आर्ट आपको, जैसे रियलिटी शोज भी वही एक तरह से करता है, तो वो क्यों इतना एक्सेप्टेबल हो जाता है? नहीं, तो वही मुझे लग रहा है ना कि एक लेवल पे जो है ना कि एक नया लेवल पे ओपनिंग कुछ आर्ट है, जैसे अभी भी कुछ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो आपको पेंटिंग में, कंटेम्प्रेरी आर्ट में दिख भी रहा है कि नए लेवल पे ओपनिंग ला के छोड़ देते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को अपने ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने ढंग से उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत है कि उसमें हमारे यहाँ एक फिलोसफर थे वॉल्टर बेंजामिन, तो उनका कहना था कि किस तरह से जब भी फासिज्म आता है, इस तरह की फांसीवादी ताकतें आती है, तो एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर देती है पॉलिटिक्स को। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमसे अभी ये मामला ये नहीं है कि हम पॉलिटिक्स के बारे में बात क्यों करें, मामला ये है कि पॉलिटिशियन इतना कल्चर में इंटरेस्टेड क्यों है, उनको इतना आर्ट में इंटरेस्टेड क्यों हो गया है। हर एक जगह बड़े बड़े स्पेक्टेकल बन रहे हैं, हर एक दिन कुंभ हुआ उसमें नए स्पेक्टेकल बने, फेस्टिवल बने, सारे गाने बज रहे हैं। तो पूरा जो पॉलिटिक्स का साइट ही है जो यहाँ आ गया है, एस्थेटिसाइजेशन हो रहा है एक लेवल पे, जहाँ पर आर्ट और कल्चर है जो मेजर साइट बन के इमर्ज हो रहा है, पॉलिटिक्स का मेजर साइट बन के हो रहा है। और उसमें क्या होता है कि वो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि चूँकि आप जो रियल इशूज़ है वो आप एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लोग है ऑलरेडी है दे आर इन लाइक नो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, एजुकेशन के लेवल पे क्राइसिस है, उनको आप एक्सप्रेशन दे दीजिए, उनको आप इकोनॉमी नहीं दीजिए, उनको आप जॉब नहीं दीजिए, आप उनको स्पेस दे दीजिए जहाँ पर वो अपना एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेशन का दिखा सकें। तो पूरा आप देखेंगे जिस तरह से हिंदुत्व पॉप म्यूजिक बजता है तो वहाँ पे जो पूरा गट्सी बॉडी हो जाता है, एकदम लगता है कि एकदम अभी आप कहीं पे
माने यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फेस्टिवल। आप फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करके कोई वॉर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जैसे लगा युद्ध में आप जा रहे हैं। उसी तरह का प्रोसेसन होता है कि जहाँ लग रहा है कि अब हमें एनिमी दिख ही गया, मस्जिद दिखते ही आपको लगता है कि हमारी एनिमी दिख गई, और उसी तरह से आपका पूरा ये होता है। तो ये है जो किस तरह से जो भी फांसीवादी रिजीम बनता है, वो जर्मनी में भी एक समय में हुआ था, इटली में भर भर के हुआ था, और हमारे यहाँ भी उसी तरह का फॉर्मेट बना है, जहाँ पर जो भी इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो उस कम्युनिटी को, जो भी कम्युनिटी मार्जिन पे है या जो भी कम्युनिटी है जिसका एंगर में है, आइसोलेशन में है, उसको आप एक्सप्रेशन दे दीजिए। चलो आज तुम डांस कर लो, आज तुम अपना एंगर दिखा सकते हो, जिसको गाली देना है गाली दे सकते हो, एक तरह का इम्प्यूनिटी आप दे दीजिए। उसके बाद है जो उसको लगता है यही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, यही उसका ओपनिंग है। तो एक लेवल पे रिप्रेशन है, डिजायर है, सब कुछ बाहर आके निकलती है, जो कि एक समाज का हिस्सा भी रहा है, और उसमें उनको लगता है कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक आंसर ये है, जो बेसिक अभी जो फंडामेंटल पॉलिटिक्स जिस तरह से चेंज हुई है, बदली है, जिसमें इकोनॉमी बाकी सारी चीज़ें हैं जो गायब करके उसको हटा के आप उनको एक्सप्रेशन दे दिए, वो खुश रहेंगे। एंड देते रहिए, ये फूड की तरह से काम करता है, उनको देते रहिए। कभी फेस्टिवल करवा दीजिए, कभी उस तरह का कोई एग्जीबिशन करवा दीजिए, कभी उस तरह का रैली करवा दीजिए, कभी उस तरह से तलवार को लेकर सोड का ये प्रोसेसन करवा दीजिए। तो आई थिंक एक के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का एक्सप्रेशन बनता ही रहता है। पर जैसे हमने डिस्कस किया आर्ट और पॉलिटिक्स में क्या है, और आर्ट और ज़िंदगी कैसे एक साथ चलती है। आर्ट और रिलीजन का क्या रोल है? क्या आर्ट का कोई भी रोल है फेस्टिविटी और रिलीजन में, और है तो फिर वो पोलराइजिंग कैसे ना हो? हाँ, इसका आंसर 2-3 हो सकता है। एक तो ये है कि हम, जैसे कि बहुत बार होती है कि आर्ट के ऑटोनॉमी की बात होती है कि, और बहुत सारे स्कॉलर बोलते हैं कि आर्ट इज़ नॉट फॉर रिलीजन, आर्ट इज़ नॉट फॉर मोरालिटी। आर्ट है जो एक काम आर्ट का होता है कंट्राडिक्शन लाना, स्टेज पे कंट्राडिक्शन दिखा के चले जाना। अब बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं, जैसे ये कहा जाता है जब ये स्लोगन बना, जय भीम लाल सलाम, तो स्लोगन है जो आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ईजी था, वो स्लोगन देके चले गए। लेकिन जो थियराइज़ करने वाले लोग थे, जो पॉलिटिकल थियरी देने वाले लोग थे, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। तो उनके लिए कंट्राडिक्शन लाना एक लेवल पे आसान होता है, कंट्राडिक्शन को दिखाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा है कि आर्ट है जो बहुत जगह एक लेवल पे ऑटोनोमस हुआ है, और वो बात करता है कि नहीं, हम रिलीजन से अलग हैं, फिलॉसफी से अलग हैं, और एक लेवल पे समाज से भी अलग हैं, क्योंकि आप है जो नए तरह के सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब रविदास पोएट्री लिख रहे हैं उसमें बेगम पूरा लिख दे रहे हैं, जबकि एकदम फ्यूडल सोसाइटी के पार्ट है। कबीर कुछ कुछ इस तरह के पोएम लिखते हैं जो शायद सोचा ही नहीं जा सकता कि फ्यूडल सोसाइटी में इस तरह के गीत लिखे जा सकते हैं। ग्रीक स्लेव सोसाइटी में इस तरह के आर्ट का निर्माण हुआ है जो ग्रीक स्लेव सोसाइटी में सोचा ही नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरह का आर्ट का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हो पाया, जिसमें आर्ट है जो कुछ लेवल पे अपना ऑटोनॉमी बना पाया, अलग हो पाया, समाज से अलग हो पाया, उस समय के टाइम से अलग हो पाया। लेकिन अगर हम देखें, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें, जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही मिली जुली है, तो आर्ट को ले लीजिए, आर्ट, कला, संस्कृति, धर्म सब एक साथ चलता है। आपका मेजर जो कला का एक्सप्रेशन का सेंटर रहा है प्री मॉडर्न टाइम में, टेम्पल रहा है, नहीं तो मॉस्क रहा है, रिलीजियस प्लेसेस सिर्फ गुरुद्वारा रहा है, जहाँ पर ही बहुत ही सुंदर सुंदर गीत लिखे गए, बहुत सारे आर्ट का निर्माण हुआ, पेंटिंग का हुआ, सब कुछ का हुआ। तो यहाँ पे खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि आप धर्म, कला और संस्कृति को अलग करके नहीं देख सकते हैं। एक लेवल पे वो जो अलग करके देखना, एक लेवल पे बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच होगा, मैकेनिकल अप्रोच होगा, और वो जोड़ के देखा भी नहीं जा सकता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप एकदम अलग करके देखते हैं तो आप बहुत बड़े तत्वों को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे जो गाँव में जो रिचुअल होता है, ग्रामीण संस्कृति में जो कलाएँ हैं, वो धर्म, संस्कृति सबको एक साथ जोड़ के चलती है। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी कहना ज़रूरी है कि कला का एक ऑटोनॉमी होता है, तो उसका जो फ्रीडम का नोशन है जो अलग बदलता है। जैसे फिर है, आप फ्रीडम के और कला के ऑटोनॉमी के बारे में बात कर सकते हैं, फ्रीडम के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब कला धर्म और संस्कृति और समाज से जुड़ी हुई है तो उसका अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है, अपना एक उसका एक सामंजस्य भी बिठाने की कोशिश करती है। तो इसका दोनों पहलू है, इसका ब्यूटी भी है कि ये काट के नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसका लिमिटेशन भी हो जाता है कि धर्म वाले लोग आके कहेंगे कि भाई आपने कला में कुछ ऐसा कर दिया है जो धर्म से बाहर जा रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोनों है, दोनों मुझे लगता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज की सच्चाई है कि आप कला को एकदम अलग करके काट के नहीं देख सकते हैं इस तरह से। आज एक पॉपुलर डिस्कोर्स है कि द हिंदी सिनेमा हैज़ लेट इट्स ऑडियंस डाउन, कि हिंदी सिनेमा जो बना है उन्होंने अपने ऑडियंस को कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लगता है ये बात सही है? और
हाँ, सिनेमा के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता नहीं उस फ़ील्ड पे, लेकिन हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ सवाल है हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी भाषा का उस लेवल पे। तो हिंदी भाषा खुद ही अपने समाज से कटी हुई है। जैसे एक समय में तो ठीक है बॉलीवुड के गीत बज रहे थे, मुंबई से काफ़ी सारे बढ़िया गीत लिखे गए, लेकिन अगर आप देखेंगे अभी रीजनल वाइज़ चले जाएँ कि लोग क्या सुन रहे हैं। मैं अभी 3 क्षेत्रों में काम किया है, गढ़वाल रीजन में, भोजपुरी रीजन में और मगही मैथिली रीजन में। वो लगभग लोग हैं जो रीजनल गाने सुन रहे हैं। दे आर नॉट इवन लिसनिंग सॉन्ग, वो जो इनफैक्ट पंजाबी सुन लेते हैं। हो सकता है तमिल सॉन्ग पे डांस कर लें, लेकिन बॉलीवुड के गाने नहीं सुन रहे क्योंकि एक लेवल पे रीजनल जो सेंसिटिविटी है, जो तमिल लैंग्वेज में आ सकता है, उसको भोजपुरी ऑडियंस ज़्यादा कैप्चर कर सकती है देन कि वो हिंदी लैंग्वेज। तो ये मुझे लगता है कि रीजनल सेंसिबिलिटी आने से, और गाने में बहुत आया है, तो उसको शायद ये हिंदी लैंग्वेज की कमजोरी है। ये हिंदी लैंग्वेज की कमज़ोरी है। मैं कहूँगा कि हिंदी लैंग्वेज एक लेवल पे कुछ-कुछ जगह पे हिंदी लैंग्वेज उससे कनेक्ट कर पा रहा है। एक लेवल पे एक सेक्शन भी है जो उसको सुन भी रहा है, उस तरह से कर भी रहा है। लेकिन आप सुनेंगे कि बड़े क्षेत्र में, बड़े रीजन में अगर माइग्रेंट अगर लेबरर है, तो कौन-सा गाने सुन रहा है? बिहार का माइग्रेंट लेबरर कहीं भी चले जाइए कंस्ट्रक्शन साइट्स में, वो सारे भोजपुरी सुन रहे हैं, मगही सुन रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज में सुन रहे हैं। उनका जो उसका डिज़ायर है, एस्पिरेशन है, जो भी कुछ है उसका समाज को गाना अगर दे रहा है, तो व्हाई विल कम बैक टू बॉलीवुड। तो एक समय में जब नहीं था तो लोग बॉलीवुड गाने सुनते थे, करते थे, लेकिन ये थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स डिबेट हो सकता है, जिस पे शायद मुझे लगता है कि और बात करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लैंग्वेज का सवाल है जो बहुत ही सेंसिटिव सवाल है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। लास्ट 10 साल में जितने भी आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ, मुझे बहुत घबराए हुए मिलते हैं। क्यों आज आर्टिस्ट बहुत घबराए हुए हैं? मतलब कुछ डालने से पहले 10 बार सोचते हैं, कुछ करने से पहले 20 बार सोचते हैं। और आर्ट का नेचर जैसे वही है, स्पॉन्टेनियस होना, बाउंड्री तोड़ना, बड़ी अपनी नेचुरल टेंडेंसी कर्व करके हमेशा घबराहट के साथ ही क्यों है? ये हुई है ना कि लास्ट 10 साल का अगर देखेंगे आज जिस तरह का रिजीम रहा है, जिस तरह का खासकर जिस तरह का दौर चला है, उसमें रिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, मुझे लगता है एक्टिविस्ट घबराए हुए हैं, स्टूडेंट्स है जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के लेवल पे क्या हो रहा है, छात्रों के बीच में क्या हो रहा है, तो देखेंगे कि एक लेवल पे कर्व का लेवल भी काफ़ी बढ़ा है। और हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे अगर देखेंगे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इस तरह का रिप्रेशन हुआ है और लोग हैं जो रजिस्ट भी किए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में रजिस्ट भी किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नहीं रहा है कि इस लेवल पे जाके आप आर्टिस्ट को, कलाकारों को आप ये करेंगे, रोकेंगे, उनके जो ये स्पीच है उसको कर्टेल करेंगे, उसके कला को कर्टेल करेंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे। मैं खुद ही स्ट्रीट थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, और जब मैं कोशिश कर रहा था कि स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यू रखूं, तो आपको अभी दिल्ली में कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई स्ट्रीट्स है जो स्पेस देने के लिए तैयार है। तो एक लेवल पे पूरा स्पेस का ही कर्टेलमेंट मैसिव लेवल पे हुआ है, और इस तरह का एक तरह का एग्जाम्पल भी सेट किया गया है, वो कॉमेडियन के लेवल पे हो कि एक-एक एग्जाम्पल आप सेट करते जाइए, जहाँ पर लोगों को एक तरह का पनिशमेंट दे दीजिए, ताकि जो बाकी जो कलाकार जो लाइन में लगा हुआ है या कुछ नया करना चाह रहा है, वो काम करना ही बंद कर दे। तो छात्र के लेवल पे भी हुआ है, जैसे जामिया का प्रोटेस्ट है, या एनआरसी, एंटी एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट हुआ, उसके बारे में मैंने अपनी किताब बॉडी ऑन द बैरिकेड्स में काफ़ी जिक्र भी किया है। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता को कुछ-कुछ जगहों से वो समझती है कि यहाँ जो जगह है वो चुनौतीपूर्ण है, और इसको बात को बहुत ही सीरियसली लेती है। मैं देख रहा था कुछ एग्जाम्पल, वो शायद बिहार यूपी का है, जहाँ पे नए जो वाइस चांसलर बने हैं, जो वाइस चांसलर का रिक्रूटमेंट हुआ है, वो मिलिट्री से रिटायर्ड कर्नल है, मेजर हैं। अब सवाल आता है कि आप मेजर और कर्नल को यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट क्यों दे रहे हैं? उसको वाइस चांसलर क्यों बना रहे हैं? इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी है जो वार ज़ोन है। आप है यूनिवर्सिटी को मान के चल रहे हैं कि यहाँ से कुछ हो सकता है। तो जितना आप अटेंशन एक लेवल पे बाउंड्री बॉर्डर पे देते हैं, बाकी जगह पे देते हैं, उसी तरह का अटेंशन आप यूनिवर्सिटी के स्पेसेस पे, कला पे, कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हो सकता है डिसेंट की आवाज़, अलग तरह की आवाज़ का निर्माण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये है चूँकि कर्बिंग बहुत ही नए लेवल पे हुआ है, और हमारे यहाँ उस तरह की स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगा कि पिछले 50-60 सालों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसेंट की संस्कृति नहीं रही है। इसलिए जो भी कलाकार हैं जो थोड़ा-सा अपना सेफ़ ज़ोन में काम करना चाहते थे, वो इस रिस्क भी लेने से घबराते हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन लगता है कि कुछ-कुछ कलाकार आगे भी आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंस्पिरेशन भी है, और शायद है जो इससे ये जो पूरा कर्विंग है और ये पूरा जो कर्व किया जा रहा है, उससे बाहर भी निकलें और चैलेंजेस भी, चुनौती भी लें उस तरह से, लेकिन उसमें टाइम लगेगा।
अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, तो आपके 3-4 या जो भी फेवरेट पोएट्स या फेवरेट आर्टिस्ट जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में काम किया, आप अगर उनके बारे में थोड़ा कह सके तो उसमें तो जैसे कि मेरे फेवरेट कुछ जो आर्टिस्ट रहे उस तरह से हेमंगो बिस्वास रहे, इप्टा में थे, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में। उन्होंने काफ़ी बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया रीजनल सॉन्ग्स को लेकर बंगाल और झारखंड के रीजन में। दूसरे जैसे साहिर लुधियानवी भी हमारे बहुत ही फेवरेट हैं, तो उस तरह से साहिर लुधियानवी भी रहे। वैसे सुनिए कि साहिर लुधियानवी जो उस समय लिख रहे हैं, गा रहे हैं, तो उस समय मुझे लगता है कि उस तरह का प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहा था क्योंकि एक तरह का इंडिपेंडेंस का दौर था, उस तरह के बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और मुझे लग रहा है कि एक वर्ल्ड में भी उस तरह की कल्चर थी, संस्कृति थी, जहाँ पे आर्टिस्ट, कलाकारी आर्टिस्ट है, राइटर है, सब लोग आ रहे थे और इसके कारण से वो लोग इस तरह का लिख पाए, इस तरह का कला का निर्माण कर पाए और उस तरह से कर पाए, जो कि शायद अभी है जो डिसजंक्टेड है, फ्रैक्चर्ड है। तो शायद है जो वो जो मूवमेंट, कोई भी आर्टिस्ट, कलाकार होता है, राइटर होता है, एक आंदोलन का भी प्रोडक्ट होता है। अगर आपका आंदोलन नहीं है, सोशल मूवमेंट नहीं है, सामाजिक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है, तो एक अकेला आर्टिस्ट है जो बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सांस्कृतिक आंदोलन, पॉलिटिकल आंदोलन, सामाजिक आंदोलन भी मजबूत रहे। और जब भी मजबूत होता है सब लोग एक साथ आ जाते हैं। आप देखेंगे कि एंटी एनआरसी और जो सीए का दौर चला, उसमें मूवमेंट भी मजबूत हुआ और उसके कारण है जो कलाकार भी आगे आए। सेम देखेंगे कि पंजाब का जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चला, तो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ के जो लोक गायकों का, जो लोकल सिंगर्स ने जो भूमिका निभाई लोगों को मोबिलाइज करने में, दोनों साथ साथ में चल रहा था। तो सिर्फ कलाकार ये भार नहीं उठा सकता है कि हम ही दुनिया को बदल सकते हैं, और शायद उनका रोल भी दुनिया को बदलने के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन मजबूत होगा तो कलाकार भी मजबूती से आएंगे और ज़्यादा सशक्त वे में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उन चीज़ों को, कला, संस्कृति और बाकी सब आवाज़ को ज़्यादा ही बुलंदी देंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।